हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। चलिए, बहुत दिनों के बाद आज मैं पुनः आप लोगों को भौतिक विज्ञान की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं बात करूँ आज के टॉपिक के विषय में। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक है, इसके सेकंड पार्ट का जो पहला लेसन है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसमें पुरानी किताब के हिसाब से हमें 5 से 6 चैप्टर पढ़ने हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस पर अपवर्तन, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, मानव नेत्र, प्रिज्म और प्रकाशिकी यंत्र, ढेर सारे चैप्टर्स, यानी कि पुरानी किताब के 5 से 6 चैप्टर नई किताब के एक ही चैप्टर में पढ़ने हैं। तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र में ही आज हम लोग प्रिज्म पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रिज्म क्या होता है। ओके, तो आप लोग प्रिज्म से भली भांति परिचित होंगे। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 10th में एक बार पढ़ चुके हैं। आज मैं पुनः आप लोगों को एक बार प्रिज्म के विषय में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको प्रिज्म की संरचना के विषय में बताऊं कि प्रिज्म होता कैसा है। तो आप लोग क्लास 8 में भी प्रिज्म के विषय में बहुत थोड़ा मोड़ा जानकारी पढ़े होंगे, बहुत थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। आप देखे होंगे प्रिज्म इस तरीके से होता है, ऐसे ऊपर से इस तरीके से और नीचे उसका आधार होता है, यानी कि ये आयताकार सतह होती है उसकी, नीचे जो उसका आधार होता है वो भी आयताकार होता है, और सामने से आप देख रहे होंगे कि ये त्रिभुज के आकार का दिख रहा होगा सामने से, उधर से। तो अगर आप थोड़ा ध्यान लगा करके प्रिज्म को देखेंगे तो प्रिज्म में आपको 3 आयताकार सतहें मिलेंगी और 2 त्रिभुजाकार सतहें मिलेंगी। तो क्या कहा जाता है, आप कह सकते हैं, आप प्रिज्म के संरचना के आधार पे कह सकते हैं कि प्रिज्म एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार सतहों और 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना होता है। ओके, तो ये तो प्रिज्म की संरचना के आधार पर हुआ। इस परिभाषा से पता चलता है कि उसमें 3 आयताकार सतह है और 2 त्रिभुजाकार सतह है। लेकिन जो किताबों में परिभाषा लिखी जाती है या जो पढ़ी जाती है वो क्या है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 2 समतल पृष्ठों के किसी कोण पर झुकने से बनता है, या कहा जाता है कि परस्पर किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो मैं अगर एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको तो इस तरीके से, एक सतह ये हो गई, दूसरी सतह ये हो गई, ठीक। तो ये दोनों सतहें हो गई, ये किसी कोण पर झुकी हुई हैं, इनके द्वारा घिरा जो ये समांग पारदर्शी माध्यम है, यही क्या कहलाएगा, प्रिज्म। ये जो प्रिज्म की संरचना दिखाई दे रही है ये बिल्कुल सामने से दिखाई पड़ रही है, सामने से। आप इसको पार्श्व साइड से नहीं देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल सामने से। तो एक सतह इसकी ये है, तो इस तरीके से होता है। देखिए, अगर आप सतह से देखेंगे तो ये चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है। एक सतह ये है, दूसरी सतह ये है। तो ये सामने से देख रहे होंगे, ये आपको एक प्रिज्म दिख रहा है। प्रिज्म, यही त्रिभुज दिख रहा है ना, ये जो मेरा हाथ है ये एक त्रिभुज, ये जो मेरे अंगूठे हैं ये प्रिज्म के आधार का काम कर रहे हैं। तो ये जो मेरे हाथ के द्वारा बनी हुई आकृति है ये प्रिज्म का है। तो ये सामने से आपको एक त्रिभुज ही दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको पार्श्व साइड से देखेंगे तब इसकी दूसरी आकृति बनती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये और नीचे से ये आयताकार सतहें होती हैं, और सामने से भी त्रिभुज की तरह और पीछे से भी त्रिभुज की तरह।
तो ये दो त्रिभुजाकार सतहें होती हैं। दूसरी चीज, ये जो दोनों सतहें हैं ये एक कोण, देखिए दोनों सतहों के बीच ये एंगल बन रहा है। ओके, तो मैंने अभी आपको प्रिज्म की परिभाषा को समझा दिया। इसके पश्चात मैंने एक प्रिज्म का फिगर बनाया है जिसे आप पार्श्व साइड से देख रहे हैं। पार्श्व साइड का मतलब इसे अब आप ऊपर से थोड़ा तिरछा करते हुए देख रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक कोण है, प्रिज्म का आधार है और अपवर्तक कोर है। ठीक, तो मैं एक एक करके आपको परिभाषा बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म के वे समतल पृष्ठ जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी कि जब प्रिज्म इस तरीके से रहा होगा तो इसकी जो ये सतह है और जो ये सतह है, इसी पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश अंदर प्रवेश करेगी, एक पृष्ठ से प्रवेश करेगी और दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलेगी। तो इसी पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। क्या लिखेंगे, प्रिज्म के वे समतल पृष्ठ जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण को ही प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। प्रिज्म कोण, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। ये अपवर्तक पृष्ठ है, इन दोनों पृष्ठों के बीच जो ये कोण बन रहा है, यहीं पर जो कोण बन रहा होगा इसी को क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। फिगर में देखिए, ये सतह अपवर्तक है, ये सतह अपवर्तक है, इनके बीच यही कोण बन रहा है, इसी को क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तक कोर। जाता है कि प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। देखिए, जो ये प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, ये दोनों इसी कोर पर मिल रहे हैं। अभी तो आपको ये एक बिंदु दिख रहा होगा, ये तो सामने से देखने पे, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये पूरी एक लंबी लाइन दिखेगी। तो ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ जो हैं वो एक लंबी लाइन पे मिल रहे हैं, उसी को क्या कहा जाएगा, अपवर्तक कोर। ठीक, इसके पश्चात प्रिज्म का आधार। जाता है कि अपवर्तक कोर, ये अपवर्तक कोर है, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। यानी कि ये अपवर्तक कोर है, ऊपर ये अपवर्तक कोर है, इसके सामने ये नीचे जो पृष्ठ होगा उसी को क्या कहा जाएगा, प्रिज्म का आधार। इसके पश्चात मुख्य काट या मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद का फिगर बना के दिखा दूं। ये तो प्रिज्म आपको ऊपर से दिख रहा है, लेकिन जब आप प्रिज्म को सामने से देखेंगे तो वो आपको त्रिभुज के आधार का दिखाई पड़ेगा। ओके, जब वो त्रिभुज के आधार का दिखाई पड़ेगा तो उसको हम लोग उसके कोर के अभिलंबवत उसे काट सकते हैं। जब आप उसे काटेंगे तो वो एक त्रिभुज के ही रूप में दिखाई पड़ेगा। तो जब आप उसको काटेंगे तो वो इस तरीके से, सामने से वो इस तरीके से कटा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद। ठीक, मुख्य काट या मुख्य
परिच्छेद। इसकी परिभाषा कैसे बताई जाती है, या मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसको किस तरह दिखाया गया है, ए बी सी। अपवर्तक कोर के लंबवत प्रिज्म की काट को मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद कहते हैं। यानी कि प्रिज्म इस तरीके से है, अब इसका ये ऊपर का क्या है, अपवर्तक कोर है। अपवर्तक कोर के लंबवत आप क्या करिए, इसे काट दीजिए। तो जो ये काट है, यानी कि जो कटा हुआ भाग है, वही क्या कहलाएगा, प्रिज्म का मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। ओके, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो इसमें मैं पहले आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ और चित्र की सहायता से ही हम समझेंगे कि कैसे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये मैंने एक फिगर बना दिया है और इस फिगर के माध्यम से हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे या जानेंगे। ठीक, तो देखा जाए कि चित्र में मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। जो ये आपको त्रिभुज ABC दिख रहा है, आप यहाँ पर इसको त्रिभुज ABC नहीं कहेंगे। यह प्रिज्म का एक मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद ABC है। ओके, जिसमें कोण BAC जो है, यह प्रिज्म का प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है और इस का आधार जो है वह BC है। BA और CA इस मुख्य परिच्छेद के दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। ठीक, अपवर्तक पृष्ठ BA पर एक तिरछी प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है। PQ प्रकाश की किरण जो है आपतित हो रही है। बिंदु Q पर खींचा गया एक अभिलंब LM है। जो प्रकाश की किरण PQ है वह QT मार्ग पर अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के पश्चात अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु C पर आपतित होती है और बिंदु T पर खींचा गया जो अभिलंब है वह यनियम है। और जो प्रकाश की किरण QT थी वह बिंदु T से अपवर्तित होकर TU पथ पर चली जाती है। ओके, तो इसमें हमने देखा क्या कि जो ये प्रकाश की किरण PQ है वह पृष्ठ BA पर आपतित हुई और वह QT पथ पर चली जाती है। यानी कि जो ये LM अभिलंब है, इस फिगर से देखने से स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश की किरण PQ है यह अभिलंब की ओर झुक गई। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर वायु है और ये प्रिज्म है और प्रिज्म कांच का बना होता है, अर्थात ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की तो वह अभिलंब की ओर झुक गई। तो इस स्थिति में इस पृष्ठ के लिए जो ये प्रकाश की किरण है ये आपतित किरण का कार्य और जो ये प्रकाश की किरण है ये अपवर्तित किरण का कार्य कर रही है और यही अपवर्तित किरण AC पृष्ठ के लिए आपतित किरण का कार्य कर रही है और TU अपवर्तित किरण का कार्य कर रही है, जिसे हम लोग इस पूरे फिगर में इसे आपतित किरण और इसे निर्गत किरण कहते हैं। एक चीज और ध्यान दें इसमें हम लोग, तो अब ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। अब जरा देखा जाए कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई तो यह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो गई है। अगर दूर नहीं होती तो प्रकाश की किरण के जाने का पथ ये होता और ये अभिलंब है, तो इसका मतलब कि ये अभिलंब से दूर चली गई। अर्थात इस स्थिति में या इस चित्र में देखा जाए तो प्रकाश की किरण जब
विरल से सघन में गई तो अभिलंब की तरफ झुकी है, और जब सघन से विरल में गई है तो अभिलंब से दूर हटी है। अब इसमें देखा जाए थोड़ा सा और, जो ये आपतित किरण है अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और जो ये अपवर्तित या निर्गत किरण है इसे मैं पीछे बढ़ाऊं, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस कोण पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, और उसी बिंदु पर जो बना कोण होता है वही विचलन कोण कहलाता है। तो अगली टॉपिक, ये तो पूरी बात, जितनी बात मैंने आपको बताई इसको अगर आप लिखेंगे तो ये पूरी घटना किसकी होगी? प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसी के आधार पे एक परिभाषा और पढ़ी जाती है, क्या? विचलन कोण। विचलन कोण कहा जाता है कि आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु पर जो बना कोण होता है वही विचलन कोण कहलाता है। पुनः इसके पश्चात अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम है कि एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का जो मान होता है वह न्यूनतम होता है, जिसे अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। अल्पतम विचलन कोण को हम लोग डेल्टा यम से दिखाते हैं, और जो विचलन कोण होता है इसे हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। ओके, तो ये था आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, विचलन कोण और अल्पतम विचलन। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, इसके लिए भी हम लोग एक फिगर बनाएंगे। फिगर के माध्यम से ही इसके अपवर्तनांक के सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये मैंने एक फिगर बना दिया है, और इस फिगर के विषय में मैंने अभी पीछे प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया कि कैसे प्रकाश की किरण जाती है, अपवर्तित होती है, किस सतह के लिए आपतित किरण, कौन अपवर्तित किरण, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें सिद्ध करना है अपवर्तनांक का सूत्र, माने n बराबर, जो आप लोगों ने फार्मूला क्लास 10th में पढ़ा है, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा यम बाई 2। मैं 1 मिनट के लिए लिख देता हूँ, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। यही फार्मूला मुझे आज सिद्ध करना है। क्लास 10th में इसे आप पढ़े थे, सिद्ध नहीं करना था, और आज इसे हम लोगों को सिद्ध करना है। ओके, तो जरा देखा जाए, ये प्रकाश की किरण जा रही है, बिंदु P पर आपतित होती है, बिंदु P पर ही ये अभिलंब खींचा गया है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना ये आपतन कोण I है। अब ये अभिलंब है और ये जो आपतित किरण थी ये अपवर्तित होकर के ये जा रही है PM। तो ये अपवर्तित और ये अभिलंब, इसके बीच बना कोण अपवर्तन कोण, तो ये I हो गया और ये R हो गया। सो इसी प्रकार से आगे भी है। अब जो ये आपतित किरण है इसको मैंने आगे भेजा है, और जो ये निर्गत किरण है इसको मैं पीछे लिया। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को बिंदु K पर काट रही हैं, तो इन दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है डेल्टा है, वही क्या है? विचलन
कोण है। ओके, तो मैं इसे अगर सिद्ध करूं तो इसमें एक त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहा है KPM, तो आप लिखेंगे त्रिभुज KPM में, त्रिभुज KPM। तो जरा त्रिभुज KPM को आप देखिएगा कि त्रिभुज KPM का जो बहिष्कोण है वो डेल्टा है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज KPM का बहिष्कोण डेल्टा है। तो क्लास 9th में हम लोगों ने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ा है, ठीक है। तो बहिष्कोण प्रमेय में हम लोग क्या जानते हैं, फिगर से लिखा जा सकता है कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक। यानी कि ये जो कोण है डेल्टा, यह इन दोनों कोणों के योग के क्या है, बराबर है। ऐसा कैसे, बहिष्कोण प्रमेय से। अब जरा इस डेल्टा 1 की मैं बात करूं, डेल्टा 1 प्लस आर जो होगा ये आई के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। जरा देखिए, ये अभिलंब ऐसे और ये आपतित किरण सीधे ऐसे चली गई। इन दोनों किरणों के बीच जो कोण बना है, कौन कौन सा कोण है, डेल्टा 1 प्लस आर। डेल्टा 1 प्लस आर जो है ये आई के बराबर है, अर्थात डेल्टा 1 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, आई माइनस आर। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर और ये प्लस। वैसे ही आप डेल्टा 2 के लिए भी देखिए, आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू, मैं ब्रैकेट हटाता हूं, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश, माइनस को मैं कॉमन कर लेता हूं तो ये आर प्लस आर डैश, और इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1, ठीक। तो ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद देखा जाए चतुर्भुज APTM में, तो आप लिखेंगे चतुर्भुज APTM में। अब जरा मैं बताऊं कि जो ये है ये तो अभिलंब हो गया। अगर ये अभिलंब है तो यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण है ये 90 अंश है, और ये भी अभिलंब है। तो अगर ये भी अभिलंब है तो ये वाला कोण भी 90 अंश है। अगर ये 90 ये 90, 90 90 180, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अगर ये दोनों कोण 90 अंश हैं तो ये दोनों भी 90 90 होंगे, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इन दोनों का योग 180 अंश होगा ये। और चक्री चतुर्भुज का गुण भी होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण T, इसको मैं कोण A बना दे रहा हूं, ठीक। कोण A प्लस कोण T इक्वल टू 180 अंश। तो लिखा जा सकता है कोण A प्लस कोण T बराबर 180 अंश, ठीक। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। इसके पश्चात जो तीसरा त्रिभुज है, सॉरी जो त्रिभुज है PTM, तो हम लिखेंगे त्रिभुज PTM में, त्रिभुज PTM में एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो R प्लस आर डैश और ये प्लस T बराबर 180 अंश। तो हम लोग लिख सकते हैं R प्लस आर डैश प्लस कोण T बराबर 180 अंश। समीकरण 3, इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूं। इसके पश्चात मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, कोण T बराबर 180 अंश माइनस R प्लस आर डैश का मैं पक्षांतर करता हूं। ये दोनों इधर पॉजिटिव है, उधर जाएंगे तो दोनों निगेटिव होंगे। दोनों निगेटिव में से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं, ये बच जाएंगे R प्लस आर डैश, ठीक। अब मैं इसी कोण T का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देता हूं। आप लिखेंगे कोण T का मान
समीकरण 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो जरा समीकरण 2 देखिए, कोण ए प्लस कोण टी के स्थान पर 180 माइनस आर प्लस आर डैश इक्वल टू 180 अंश। यही तो कोण टी के स्थान पर मैंने ये रख दिया 180 माइनस आर प्लस आर डैश और इक्वल टू 180। ये 180 अंश से कैंसिल हो जाएगा। कोण ए बराबर माइनस आर प्लस आर डैश है, इसको आगे ले चलेंगे, ये हो जाएगा आर प्लस आर डैश। कोण ए बराबर आर प्लस आर डैश। ओके, तो यहां पर एक चीज हम लोग लिखेंगे, परंतु अल्पतम विचलन की स्थिति में अगर विचलन कम होगा, प्रिज्म पतला होगा तो, परंतु की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की स्थिति की जब बात होगी तो हम लोग डेल्टा के स्थान पर डेल्टा एम लिखेंगे, आई डैश के स्थान पर आई लिखेंगे और आर डैश के स्थान पर आर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इनमें जो अंतर होगा वो बहुत कम होगा। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, कोण ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश, यानी कि आर प्लस आर। कोण ए बराबर लिखा जा सकता है 2r, तो आर बराबर लिखा जा सकता है कोण ए बाई 2। कोण ए, इसी कंडीशन में अब हम आ जाते हैं समीकरण नंबर 1 पर। तो आप लिखेंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर मैं बात करूं तो समीकरण 1 में क्या है, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। मैंने अल्पतम विचलन की बात कर दी है, डेल्टा के स्थान पर डेल्टा यम होगा इक्वल टू आई डैश के स्थान पर आई होगा, तो आई प्लस आई माइनस आर डैश के स्थान पर आर हो ही गया ऊपर, चाहे वो लिखिए चाहे नीचे कुछ और लिख सकते हैं हम लोग, आर प्लस आर। इसको लिखा जा सकता है डेल्टा एम इक्वल टू आई प्लस आई 2i माइनस आर प्लस आर 2r। यहीं से डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस 2r, r के स्थान पर क्या लिखना है, कोण a बाई 2, कोण a बाई 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस कोण a, तो 2i बराबर क्या लिखा जा सकता है, 2i बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा m प्लस a, और i बराबर लिखा जा सकता है डेल्टा m प्लस a बाई 2। तो ये हो गया r का मान, यहां से r का मान और यहां से i का मान। अब हम लोग जानते हैं स्नेल का नियम, तो लगाते हैं स्नेल के नियम से। क्या होता है स्नेल का नियम, n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो i और r का मान रख देते हैं, तो आप लिखेंगे i व r का मान रखने पर, जब आप i व r का मान रखेंगे तो n इक्वल टू
साइन आई का मान क्या है, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और आर का मान है साइन ए बाई टू। इसी को क्या लिखा जाता है, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई, यही क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हो गया होगा। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। कहा जाता है कि यदि प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण बहुत छोटा या 5 अंश से कम हो तो उसे पतला प्रिज्म कहते हैं। तो जब प्रिज्म पतला होता है तो उस स्थिति में उसके द्वारा जो बना विचलन कोण होता है वो भी छोटा होता है, जिसको क्या कहा जाता है, अल्पतम विचलन कहा जाता है। ओके, तो इस स्थिति में होता क्या है कि तो आप लिखेंगे, तो इस स्थिति में साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू जो होता है वह सिर्फ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू के बराबर होता है, और जो साइन ए बाई टू होता है यह ए बाई टू के इक्वल होता है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू के स्थान पे ए प्लस डेल्टा एम बाई टू लिखना है, तो n इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और ये अपान साइन ए बाई टू के स्थान पर ए बाई टू, दोनों का बाई टू कैंसिल हो जाएगा, या जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आगे मिलेगा ए प्लस डेल्टा एम अपान। अगली लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम इक्वल टू लिखा जा सकता है एन ए माइनस ए। डेल्टा एम इक्वल टू ए को कॉमन कर लेते हैं, ए को जब हम कॉमन करेंगे तो n माइनस वन बचेगा। ठीक, यानी कि इसी को अगली लाइन में लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस वन इंटू। तो ये पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन का सूत्र है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।